हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 1 से 4 अनुच्छेद कंप्लीट किया था, 5 से 11 कर लिया था और 12 से 35 भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 36 से 51 तक का अध्ययन करेंगे। 36 से 51 तक में क्या कहा गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद में आता है। कहां से प्रेरित है ये? आयरलैंड से। जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है यूएसए से, ये आयरलैंड से, और आयरलैंड ने भी इसे कहीं से ग्रहण किया है। कहां से? स्पेन से किया है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 है। बट इसको लेके हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, गैर न्यायोचित है। अगली बात यह है इसके बारे में कि राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता इसे लागू करवाने के लिए। ये बात समझ में आई? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव थे, उन्होंने सलाह दिया कि 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो ऐसे जो तुरंत लागू करवाए जाए, नागरिकों को तुरंत प्रदान किए जाए, और वो न्यायालय में परिवर्तनीय होने चाहिए। और एक वो जो राज्य का कर्तव्य होगा, धीरे धीरे करके वो लागू करवाएगा। ठीक है, जो राज्य उस समय सक्षम नहीं था नागरिकों को देने के लिए, तो वो धीरे धीरे करके उन्हें लागू करवाएगा और वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। इनकी बातों को माना गया, लेकिन उनको 2 नाम रखा गया। एक का नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, और एक का नाम रखा गया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं डीपीएसपी। एक होता है समाजवादी, एक होता है गांधीवादी, एक होता है उदारवादी। तीनों में पूछ लेता है कि गांधीवादी जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताइए, या कई बार मिलाने के लिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देता है। इधर गांधीवादी और उदारवादी, और जो ये समाजवादी हैं उनको मिक्स कर देगा और आपको उसमें से पूछेगा कि गांधीवादी बताइए अनुच्छेदों के नाम, और इनके समाजवादी का बताइए या उदारवादी का। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, 3 कैटेगरी है इसकी, 3 भागों में बांटा गया है इसे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आते हैं इस पे। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4 भाग 4 इसे हम बोलते हैं। 36 से 51 और आयरलैंड से प्रेरित है। ओके, BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। उन्होंने जो सलाह दिया था बताया मैंने। प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है, यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। सरकार लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे विशेषता वाला बताया है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? राज्य जब नीतियां और कानून बनाएगी, जब भी राज्य नीति या कानून बनाएगा, जो भी पॉलिसीज बनाएगा, लॉज बनाएगा, तो इनको जरूर ध्यान में रखेगा डीपीएसपी को। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, प्रस्तावना के उद्देश्यों की प्रस्तावना के उद्देश्यों को स्थान देने वाला है ये, और सरकार के दायित्व उद्देश्यों को मार्ग प्रशस्त कराता है डीपीएसपी। ये इसकी विशेषता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया था, लेकिन इसकी दशा और दिशा को ध्यान में रखते हुए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। समाजवादी, गांधीवादी और उदार या बौद्धिक भी आप बोल सकते हो। समाजवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, यानी 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47 ये आर्टिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। लक्ष्य क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना, ये इसका उद्देश्य है। गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, 40, 43, 43B, 46, 47, 48। उदार या बौद्धिक की बात करें तो इसमें 44 आता है, 48A आता है, 49 आता है, 50, 51 आता है, 44, 48A, 49, 50 एंड 51 ये इसमें आते हैं। आ जाइए आगे। 36 की बात अगर हम करते हैं तो 36 बताता है डेफिनेशन राज्य का। आपको जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 12 क्या बता रहा था? राज्य की परिभाषा सेम है उसी की तरह। देखिए,
यहाँ वही अर्थ है जो कि फंडामेंटल राइट्स में, यानी केंद्र राज्य की जो विधायिका है, कार्यपालिका है, वो आएंगी, स्थानीय प्राधिकरण आएंगे और अन्य प्राधिकरण भी इसमें आते हैं। ठीक है, स्थानीय प्राधिकरण में जैसे आप देख लो, पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, नगर निगम हो गए, ये सब आते हैं। 37 की बात करते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आपको पता है कि आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, समझ में आया? और सरकार बाध्य नहीं है, तो न्यायालय में जाना ही नहीं है। जबकि फंडामेंटल राइट्स को लेके क्या है, आप सीधा न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 38 पे आओ। अब हमने देखा 36 राज्य की परिभाषा और 37 बोलता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 बोलता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों में असमानताओं को कम करेगा। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 38 आर्टिकल 38 में ये कहा गया है। 39 कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्न नीतियों को सुरक्षित रखेगा और उनकी दिशा में कार्य करेगा। तो कौन कौन सी नीतियां हैं जिनको सुरक्षित रखेगा? देखिए, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण सुरक्षित करना, धन उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना और पुरुष और स्त्री को, जो पुरुष स्त्री हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। तो ये सारी चीजें 39 में है। ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, क, ख, ग, घ करके है। तो देख लीजिएगा, राज्य विशेष रूप से निम्न नीतियों को सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य करेगा, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन देना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, धन साधनों का संकेंद्रण रोकना और भौतिक संसाधनों का संवितरण सुरक्षित करना। ये सब चीजें 39 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जोड़ा गया था 39A वगैरह, ये कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप आगे जब मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे तो उसमें भी 42वें संविधान संशोधन और स्वर्ण सिंह समिति को देखोगे अच्छे से। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39 को ही कंटिन्यू करते हैं। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराना, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। कर्मकार जो है, जो श्रमिक है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, जो बालक हैं उनको उनके हेल्थ को देखना है, उनके विकास से रिलेटेड बातें कर, मतलब उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। और समान न्याय और गरीब को, जो गरीब हैं, उन जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना आदि इसमें आता है। 40 की अगर बात करते हैं तो 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन से पहले, जब ये गठन नहीं हुआ था, जब ये बात नहीं आई थी, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि बहुत सारी कमिटीज आई थी। जैसे आपने देखा होगा बलवंत राय मेहता, एल.एम. सिंघवी, बलवंत राय मेहता, एल.एम. सिंघवी, अशोक मेहता, बहुत सारी कमिटीज आई थी। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में, और उसमें 29 विषय जोड़े गए थे और पंचायतों के बारे में बात की गई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि पहली जो पंचायत थी वो नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है आर्टिकल 40। 41 की बात करते हैं। अब 41, 42, 43 को एक साथ याद करिए। देखिए, कुछ दशा में काम पाना, कुछ दशाएं हैं जिनमें काम पाने का अधिकार होगा। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41। अब वो जो काम पाया गया है वो काम कैसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि वो काम जो मिला है वो शोषण वाला हो, नहीं। तो 42 कहता है कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता वगैरह का भी उसमें उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, फिर 43 बोलता है कि सभी कर्मकार, जितने जो श्रमिक हैं, उनके लिए निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि उनको जो मजदूरी मिल रही है उसमें वो एक टाइम का भोजन भी नहीं पा रहे हैं, उनकी निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। और ना केवल निर्वाह मजदूरी, मतलब कि वो खा भी रहे हैं, सेव भी कर ले रहे हैं, और उनके जो बाल बच्चे हैं वो भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं, इस तरीके का उनका होना चाहिए। शिष्ट जीवन स्तर होना चाहिए उनका,
मतलब ऐसा ना हो उनका जीवन की एक गाली बन जाए, ठीक है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना इसी में है, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी 43 में है। अब 43A भी आया, जोड़ा गया, श्रमिकों की भागीदारी। अब श्रमिकों की जो श्रमिक वर्ग थे उनकी भागीदारी उद्योगों में, 43A। 43B बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 43B, रट लीजिएगा, एक अमेंडमेंट हुआ था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, 97 जो ये था संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहकारी समितियां होती है, उसके लिए भाग 9B जोड़ा गया और अनुच्छेद 243ZH से लेके 243ZT तक अनुच्छेद लाया गया। और इसमें क्या कहते हैं, डीपीएसपी में 43B को जोड़ा गया, सहकारी समितियों का गठन करना है, तो 43B, ठीक है। और ना केवल इसमें फंडामेंटल राइट्स में भी 19 आर्टिकल 19 में सहकारी समितियों से संबंधित है, जो कि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। तो ये बात समझ में आई 43B। चलिए आगे देखिए, 44 की बात करते हैं। 4 दोनों समान है, तो इसमें समान नागरिक संहिता। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, ये कहता है 44। अब देखिए 45 की बात करते हैं। आपको पता है एक अमेंडमेंट हुआ था, हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में भी, 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें आर्टिकल 45 तो जोड़ा गया, जो 0 से 6 यानी कि जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा से संबंधित था, ये जो कि डीपीएसपी में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का 21A बोल सकते हो इसे, या 21 का बोल सकते हो, ये जोड़ा गया मूल अधिकार में। और इससे क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता, और 10 ड्यूटीज थी, पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, 11वां जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजना है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। और ये क्या कहते हैं 45 आर्टिकल 45 जोड़ा गया, जिसमें बोला गया 0 से 6 इयर्स के बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 46 को देखिए, SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति या जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है, ये राज्य करेगा। अब देखिए 47 को आ जाइए। अब जो नशीले पदार्थ होते हैं, मद निषेध, ठीक है, किया गया है, और पोषाहार स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये सब बातें 47 में की गई है, कि यानी नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगा राज्य और पोषाहार और स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। 48 बोलता है कि भाई दुधारू जो पशु होते हैं उनके वध पर, उनकी हत्या पर रोक लगाया गया, और मवेशियों को पालने पर बल दिया गया, कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करने पर बल दिया गया है। और 48A को जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण, वन और जो वाइल्ड लाइफ होती हैं, जो वन्य जीव होते हैं, उनकी रक्षा के बारे में बताया गया 48A में। 49 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनको सुरक्षित रखने की बात की गई है, ठीक है। अब आ जाइए आर्टिकल 50 पे। 50 याद कर लीजिए, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। 50 हो गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच में सम्मान और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना आदि इसमें बताया गया 51 में। अब हमने 36 से 51 तक के जो आर्टिकल है उसको देखा, समझा। देखिए कई बार क्या हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स और जो ये डीपीएसपी है, यानी मूल अधिकार, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनमें ना टकराव होने लगा कि कौन श्रेष्ठ है, फंडामेंटल राइट्स श्रेष्ठ है या फिर डीपीएसपी है। तो ये एक केस आया था, आपको पता है, केशवानंद भारती, जिसमें आपको पता है मूल ढांचे का भी बात किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स में मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में 1973 में
कि जो मूल अधिकार है वो श्रेष्ठ है, डीपीएसपी नहीं। अगर मूल अधिकारों के लिए डीपीएसपी को अगर दबाना भी है उससे, तो आप कर सकते हो, यानी कि मूल अधिकार को इन्होंने प्रधानता दे दी। फिर ये केस गया फिर से एक और अमेंडमेंट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें बोला गया कि देखो, केशवानंद भारती ने बोला कि भाई फंडामेंटल राइट श्रेष्ठ है। 42वें संविधान संशोधन में बोला गया नहीं, डीपीएसपी श्रेष्ठ है। ये बात ऐसे चलेगी, कोई कह रहा है कोई कह रहा नहीं है। अब बात आई मिनर्वा मिल में। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आता है और उसने बोला कि देखो, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये श्रेष्ठ है या ये कम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसने समाधान निकाल दिया। तो वर्तमान स्थिति ये है कि दोनों जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, यानी जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। वर्तमान में स्थिति इसकी ये है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।